अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि हर एपिसोड में कोई ना कोई मेहमान हमारे साथ मौजूद होता है और वो अपने बारे में बताता है। लेकिन आज का प्रोग्राम इसलिए ख़ास है कि आज से ठीक 2 दिन बाद हम 14 अगस्त सेलिब्रेट करेंगे, यानी जश्न आज़ादी पाकिस्तान को हम सेलिब्रेट करेंगे। जब भी जश्न आज़ादी की बात आती है तो दिल में वो जोश और वलवला आता है जो बचपन में कभी टैबलो की सूरत में, कभी झंडियाँ लगाने की सूरत में, और कुछ लोगों का बचपन आटे को मिक्स करके और वो झंडियाँ बनाने की सूरत में गुजरा है। वो लोग सारी चीज़ों को याद करते हैं और याद करने के बाद जब ज़िंदगी में उसको अमल जामा पहनाते हैं तो फिर समझ आती है कि पाकिस्तान कितनी मुश्किलों से हमें मिला। पाकिस्तान का वकार जितना बुलंद होगा, जितना हमारी ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत होगी, हमारी शान उतनी ही बढ़ेगी। हमें चाहिए कि अपने मुल्क की बकाओ बहबूद के लिए हमें काम करना है, और ना सिर्फ अकेले काम करना है बल्कि अगर कुछ भी आप प्रॉब्लम देखते हैं कि कहीं पर लाइट ऑन है, कोई बंदा सड़क पर कचरा फेंक रहा है, तो ये मेरा पाकिस्तान है। मुझे चाहिए कि मैं इसकी बका के लिए काम करूं और लोगों को बोलूं, उनको एक मैसेज दूं कि भाई बाहर जाकर आप ऐसे पान की पी के फेंकते हैं, बाहर जाकर विंडो खोलकर आप डस्ट या वेस्ट इन चीज़ों को आप बाहर फेंकते नहीं फेंकते। तो जब बाहर मुल्क में जाकर आप ये काम नहीं करते तो अपने मुल्क को रोशन या ग्रीन क्यों नहीं करते, यानी सरसब्ज किसको कहते हैं ना कि रोशन पाकिस्तान तभी होगा जब हम अपने मुल्क के लिए सोचेंगे। आज 3 मेहमान मौजूद हैं, बात कम करूंगा क्योंकि जितनी बात मैं करूंगा उनसे बात करने का मौका आपको कम मिलेगा। और आज के तीनों मेहमान बहुत इंटरेस्टिंग है। सेंटर वाले भाई बड़े इंटरेस्टिंग है क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई है, तो मैं आपको पहले बता दूं कि हम उनके लिए लड़की भी देख रहे हैं और 14 अगस्त पे हम उनको सरप्राइज देंगे। अगर ऐसा कुछ है तो बिल्कुल, अब यहाँ पे लाइंस तो ओपन नहीं है लेकिन आप दुआ कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है इकरा कंवल, जो कि मॉडल है। आप माशाल्लाह बहुत खूबसूरत ब्यूटिशियन है, यानी अच्छे से लोगों को निखारती हैं, और साथ आप मार्केटिंग की फील्ड से भी वाबस्ता है। किस तरीके से इस फील्ड में तमाम चीज़ें जानेंगे, लेकिन हम पहले इकरा को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम इकरा, कैसे मिजाज है इकरा के? माशाल्लाह। इकरा वैसे इतनी धीमी है या आज नाश्ता नहीं किया था इकरा ने? नहीं, मैं इतनी धीमी है। चलें जी, हमारे साथ दूसरे मौजूद हैं जिनके बारे में मैंने जिक्र किया था। अगर इनके नाम को हम थोड़ा सा चेंज करते तो एक शायर का नाम बनता है, लेकिन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत तबीयत के मालिक है। फराज अहमद इनका नाम है। मॉडल हैं, एक्टिंग की दुनिया में जो है वो कदम रखने वाले हैं, और साथ सप्लाई चेन में काम करते हैं। और पत्नी प्राइस ये बढ़ाते हैं कि पीछे वाले बढ़ाते हैं, समझ नहीं आती। इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फराज भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। फराज भाई वैसे ऑफ द ईयर भी मैंने कहा था घबराए भी क्यों हैं, अपनी शक्ल ऐसी में क्या करूँ, चीन नहीं हो सकती। तो हम आगे जाके इसको कॉमोडेट करेंगे। और जनाब नेवरदलेस मेरे साथ आज मौजूद हैं जिनके बारे में अक्सर मैं प्रोग्राम पर बात करता हूँ। काफ़ी जो यहाँ पर आपने गेस्ट देखे वो इन्हीं के भेजे हुए हैं, और आज भी ये इन्हीं की बदौलत ये दोनों लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि आज हमने 2 दिन पहले, यानी जो जुम्मा सेलिब्रेट करना है उसके 2 दिन बाद फ़ौरन हम इंशाल्लाह सेलिब्रेट करेंगे 14 अगस्त को। एंडी मौजूद हैं जो कि प्रोड्यूसर के साथ साथ मॉडल प्रमोटर हैं, टैलेंट प्रमोटर हैं। और अगर आप में करेज है और कहीं पर आप फील करते हैं या आप ये कहते हैं कि नहीं मैं शायद इस माहौल में एडजस्ट नहीं हो पाऊंगा, तो वहाँ आपके एथिक्स को क्लियर करके आपको मॉडरेट करते हैं कि आप उस फील्ड में जा सकते हैं। तो एंडी को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज है एंडी के? मैं ठीक ठाक। काफ़ी अरसे बाद एंडी आपको पकड़ा बहुत मुश्किल समय है, और वो भी इत्तफाकन हादसाती तौर पर पकड़ा कि मैंने कहा आज कुछ काम और के लिए बुलाया था, प्रोग्राम पे बिठा दिया। ऐसे ही है। तो कहते हैं कि बड़े लोग काफ़ी मुश्किल से हाथ आते हैं, ऐसे ही। अच्छा जी, सबसे पहले हम इकरा से सवाल करेंगे क्योंकि टाइम कम है और हमें मुकाबले सख्त में जवाब देना। इकरा कैसे मिजाज क्या, गुस्से वाली हैं, चुप हो जाती हैं, रोती हैं, या देखती हैं कि कहाँ मौका मिले और मैं मारूं सर पे चौका? गुस्से वाली हूँ। गुस्से वाली हैं। अच्छा, गुस्से का ज्यादा नहीं पूछेंगे क्योंकि 14 का 2 दिन बाद तो पूरा हो जाता है। अच्छा जी, फराज आपको तो आता ही नहीं होगा गुस्सा, इतनी स्माइली फेस है माशाल्लाह आपका। तो वैसे कभी ऐसा होता है कि किसी को गुस्सा है वो आप कहते हैं फराज भाई जाके जरा मसला सॉल्व करवाएं? नहीं, ऐसा होता नहीं है। ऐसा नहीं होता, मतलब वो कहते हैं इसको गुस्सा खुद नहीं आता तो क्या सॉल्व करवाएगा, ऐसा ही मसला है। एंडी भाई? भाई यही कहूँगा कि गुस्सा पीना भी एक बड़ी ताकत है। हाँ, ऐसा ही है। लेकिन गुस्से अगर आप मिजाज में आता है, यानी आपका मिजाज कैसा है, गुस्से वाला है या आप चुप होते? क्योंकि प्रोड्यूसर जब आप बनते हो, मॉडल कोऑर्डिनेटर होते हो, तो वैसे आपको काफी चीजों को पीना पड़ता है, वो आपकी फील्ड आपको सिखाती है। लेकिन हकीकत है। अगर आपसे मैं पूछूं आपके इटसेल्फ आप क्या फील करते हो, आप गुस्से वाले हो या चुप रहने वाले हो? ज्यादातर तो चुप रहने वाला। चुप रहने वाले हो, ठीक है जी। अब हम इकरा की तरफ आएंगे। इकरा ये बताएं कि कैसी फैमिली से इकरा बिलोंग करती हैं? हाई फाई फैमिली से हैं, मिडिल क्लास फैमिली से? मिडिल क्लास फैमिली से। ये वो फैमिली, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जहाँ पर ख्वाहिशों को मार कर आगे बढ़ना जिंदगी का एक मेन तरीका होता है, ऐसा ही है? ऐसा ही। जबरदस्त जी। फराज? मिडिल क्लास से। अच्छा, फराज ने मुझे ऑफ द ईयर बताया था कि इसने कभी ख्वाहिशें नहीं मारी, लेकिन इतनी मोहब्बत से इसने बोला मिडिल क्लास। तो ये बता दो कि अब वो अपर मिडिल क्लास से थे आप,
लोअर मिडिल क्लास से नहीं कह सकते ना आपको, क्योंकि जब आपकी ख्वाहिशें पूरी होती है तो फिर मुश्किल होती है। जैसे कि इकरा ने जब बताया तो उसकी अल्फाज से पता लग रहा था कि वो लोअर मिडिल क्लास से हैं, और जब आप किसी चीज़ को सेक्रीफाइस करते हैं तो ज़िंदगी में फिर आपको बहुत बड़े सबक देते। कहते हैं इंसान और रिश्ते आपको सबक नहीं देता, वक्त आपका बड़ा उस्ताद होता है जो आपको सबक देकर जाता है। जी एंडी, मेरे बारे में तो सब जानते हैं आप। देखिए मैं चाहूँगा कि सुनने वाले और देखने वाले आपको जो है, बस ना ज़्यादा बड़े घर से ना छोटे, जो भी हैं अपने बलबूते पे ही हैं। ठीक ठीक ठीक। काफ़ी टाइम से खुद ही स्ट्रगल करते करते आज इस नौबत पे आए हैं। अच्छा एंडी, मुझे एक बात बताना कि क्योंकि फिर इकरा की तरफ यही सवाल लेकर आएंगे कि जब इस फील्ड में आए तो यू बिलोंग्स टू पंजाबी फैमिली इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा एक चीज़ को ये कहा जाता है कि जिस दिन कार लेगा तो ऐसी भी वेख लांगे, ठीक है, जो सूरज चांद चढ़ेगा तो दुनिया वेखेगी, ऐसा ही होता है। कोई सपोर्टिव नहीं होता। आज अब आके अगर हम बच्चों को कहते हैं तो उनके वालिदैन सपोर्टिव हैं, लेकिन हमारे वालिदैन इतने सपोर्टिव नहीं थे। तो मुझे ये बताओ कि कैसे फिर हालात से लड़े? स्टार्ट तो मैंने म्यूजिक से लिया था, गिटारिस्ट। उसके बाद आस्ते 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 ग्रोथ बढ़ती गई, लोग मिलते गए और कारवान चलता रहा। अच्छा मुझे ये बताओ कि एंडी, आप जब लोगों को इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हो, मॉडल, एक्टर, मेन लीड और सेकंड लीड और थर्ड लीड, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं भी मूछे बड़ी करके हीरो आना चाहिए मुझे, या सिर्फ यही अच्छा लगता है कि कैमरे के पीछे रहकर काम करना ज्यादा अच्छा है? कैमरे के पीछे रहना ज्यादा मजा आता है। ज्यादा मजा आता है। जिम्मेदारी ज्यादा नहीं होती वैसे वो? हाँ जिम्मेदारी है, लेकिन कुछ वहां से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। ये है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो शिकवे शिकायत फिर बाद में पूछते हैं आपसे। जी इकरा, आप बताएं कि आप की जो फैमिली है उसके बाद आप माशाल्लाह मॉडलिंग भी कर रही हैं, ब्यूटिशियन भी है, मार्केटिंग की फील्ड से भी रिलेटेड है। कितना मुश्किल था जब मॉडलिंग की फील्ड को चूज़ किया? काफ़ी मुश्किल था, लेकिन जहाँ से मैंने स्टार्टिंग ली थी, जब मैं जॉब की तरफ आई तो पहले मैंने सिम एक्टिवेशन से स्टार्ट किया था। आउटडोर वर्किंग थी, वहाँ से जो मैंने स्टार्ट लिया, जैसे जैसे मैं आगे आई मार्केटिंग लाइन में आई, उसके बाद फिर मैं ब्यूटिशियन लाइन में आई, उसके बाद फिर मैं मॉडल लाइन में आई, फिर मैं मतलब आगे बढ़ती चली गई, फिर एक के बाद एक काम मिलता ही रहा। अच्छा एक चीज़ मैं इकरा आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने कहा कि सिम एक्टिवेशन वाली जो आपने प्रोसेस का बताया कि आपने उसमें जॉब की, तो ये जॉब बहालत मजबूरी थी कि फैमिली को सपोर्ट करना था, या नहीं मुझे तो शौक था जॉब करना? नहीं, मजबूरी थी। मजबूरी थी। अच्छा इकरा, फिर सबसे पहला सवाल, क्योंकि लड़कियों से उम्र और तनख्वाह नहीं पूछते, लेकिन मैं ये जरूर जानना चाहूँगा आपसे कि क्योंकि पहला वर्किंग डे चाहे वो कोई भी हो बड़ा इंकरेजमेंट वाला होता है, आपको नींद नहीं आ रही होती और आप जो है वो टाइम देखते हो तो 1 मिनट गुजरा होता है, ठीक है, और जब 5-6 दिन गुजर जाते तो 1 मिनट बाद भी तो 2 घंटे गुजर जाते हैं, सोने का टाइम कब मिलता है। तो मुझे ये बताओ कि जो पहली सैलरी आई थी उसका इकरा ने क्या किया था? मेरी पहली सैलरी पे मैंने अपनी अम्मी को दिए थे पूरे पैसे, और उसमें से मैंने कुछ भी नहीं रखा था, क्योंकि मुझे बहुत खुशी थी उस चीज़ की कि मैं पहली बार कमा के लेकर आई हूँ। शायद इकरा आपकी कामयाबी की पहली सीढ़ी भी वही थी कि माँ बाप की जो दुआ होती है वो आपको कहते हैं ना कि वो फर्श से उठती है और अर्श पर चली जाती है, और फिर जो वालिद और वालिदा दुआ देते तो उसमें तो कोई भी हाइल नहीं होता, वो डायरेक्ट खुदा तक पहुँचती है। तो अल्लाह ताला आपको ऐसे ही कामयाब कामरान रखे। जी फराज, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पहली जॉब आपने किस उम्र में की थी? किस मतलब मैट्रिक में थे, फर्स्ट ईयर में थे, सेकंड ईयर में थे? मैंने फर्स्ट जॉब की थी अपने मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद। मास्टर्स कंप्लीट करने, बड़े थके हुए आदमी, बड़े लेट आपने जॉब की। इतना लंबा टाइम क्यों लिया? मतलब बीच में कभी दिल नहीं किया आपका कि आप जॉब? असल में फादर की जॉब थी, उन्होंने कभी कहा नहीं कि मतलब मैं कर रहा हूँ तो तुम लोग को करने की जरूरत है। तो अगर माइंड ना करे तो इसको हम ये भी बस सद बच्चे थे। अच्छा पढ़ाई में कैसे थे? पढ़ाई में अच्छे थे। पढ़ाई में अच्छे थे, चले, मतलब पढ़ाकू बच्चा कहते थे या अम्मी का डंडा होता था हाथ में कि पढ़ लो? दोनों कह सकते हैं। जी एंडी, पहली जॉब मैंने स्टार्ट की थी अपने वालिद के इंतकाल के बाद, तकरीबन 17-18 साल की। ठीक है, तो एंडी वो जॉब जो थी वो बहालत की, अब वालिद की डेथ होगी तो बहालत मजबूरी तो वो तो क्लियर हो गया, ठीक है। पहली पे का क्या किया था? मतलब मंथली बेसिस पर थे, डेली बेसिस पर थे? तो पहले दिन की जो भी आपको पैसे मिले थे कुछ याद है कितने? हाँ, 60 रुपए मिले थे मुझे और 50 रुपए अम्मी को दिए थे माशाल्लाह, 5 रुपए छोटी बहन को और 5 रुपए रखता था। जबरदस्त। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि एंडी, फिर क्योंकि कमल से तो ये सवाल नहीं हो सकता लेकिन लड़कों से सवाल होगा, लेकिन फराज के लिए सवाल लगता नहीं कि बना होगा। मुझे ये बताओ कि काफी दफा ऐसा होता है कि आपकी पॉकेट में सिर्फ इतने पैसे होते हैं कि या तो आप खाना खा लें या आप बस का सफर कर लें, ठीक है,
ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि कभी ऐसा किया कि आधा रास्ता पैदल चल के गए एंडी के रात में मुझे प्रॉब्लम ना, मैं रात में बस में या रिक्शे में आ जाऊंगा, लेकिन दिन का टाइम है मैं ऐसे सफर कर लूँ, कभी किया ऐसे? हाँ, अक्सर मैंने 2011 से 2017 तक का सफ़र मेरा ऐसा ही था। ऐसा ही था। और अब जब अपनी गाड़ी पे हो, तो व्हाटएवर वो बाइक है, गाड़ी है, वो जहाज है, ठीक है, लेकिन वो दिन जब याद आते हैं कि जब एंडी पैदल चलता था, तो कभी रोना आता है या फख्र महसूस होता है कि नहीं अल्लाह ताला ने बहुत कामयाबी दी? अक्सर घर वालों के साथ बैठे हुए होते हैं तो कोई पुरानी बात आती है तो फिर वो वाक़या याद आता है, वो मौज़ा याद आता है, और वहाँ पे होती है बातें कि यार फलाने टाइम ऐसा हुआ था, और उस टाइम पे पता लगता है कि कौन अपना था और कौन पराया था। हकीकत है। ऐसा ही है। हम इकरा की तरफ आएंगे। इकरा, ये बताओ कि जब आपके हालात बुरे होते हैं, बुराई भी आप में होती है, आपके जो चीज़ नहीं भी होने वाली होती है वो भी आपके सर थोप दी जाती है, ठीक है, और फिर जब हालात अच्छे होते हैं तो सबसे पहले ये कहते हैं इनसे दुआ करो, ये दुआ का बर्तन है, ये पंजाबी पीछे एक वर्ड है, दुआ दा पांडा है। तो मुझे ये बताएं कि आपके हालात कैसे रहे, और कभी ऐसा महसूस हुआ कि जिनको अपना समझते थे एक्चुअली वो गैर थे? हुआ कभी? अक्सर ही ऐसा होता है। अक्सर ही ऐसा होता है। अक्सर ही होता है। तो हम नाम नहीं पूछेंगे, हम नहीं पूछेंगे कि सिम्त से हैं, क्योंकि पर्दा रखना भी अल्लाह ताला का एक इरशाद है कि किसी का पर्दा रखो, मैं क़यामत के रोज़ तुम्हारा पर्दा रखूंगा। लेकिन फिर इकरा क्या करती हैं कि जब आपको मेरी पर्सनैलिटी का पता लग गया कि मैं मतलब का दोस्त हूँ आपका, इकरा को आज मुझे इकरा ने इस कप में पानी दिया तो ठीक है, नहीं देगी तो कल मेरी दोस्ती खत्म, तो फिर इकरा उस इंसान से कैसे मिलती है? मतलब कहते हैं ना कि हज़रत अली का भी कॉल है कि भरोसा एक दफ़ा टूटने के बाद दोबारा आप भरोसा करोगे तो अहमक कहलाओगे, तो भरोसा करती हैं या नहीं? भरोसा करती हूँ, दोबारा करती हूँ कि शायद दूसरी बार समझ आ जाए। मतलब मैं अपना बिहेवियर चेंज नहीं करती उनके साथ, मैं दोबारा भरोसा करती हूँ। नहीं, भरोसा नहीं करो, ये मैं आपको बता रहा हूँ, हज़रत अली का कॉल है कि दोबारा भरोसा नहीं करना, लेकिन आपने मदद करने का सिलसिला नहीं छोड़ना, क्योंकि हमारी कितनी खताएं, कितने गुनाह हमसे होते हैं, लेकिन रब ताला हमें खाने के लिए तो देता है ना, तो हमें मदद का जो जज्बा है वो जारी और सारी रखता है। जी फराज, अब ये सवाल आपसे भी है कि मुझे ये बताओ, क्योंकि आपका स्माइली फेस है, ठीक है, और कहते हैं कि हर हंसने वाला चेहरा जरूरी नहीं कि वो सिर्फ खुशियों में ही हो, उसके पीछे बहुत सारे गम भी होते हैं, ऐसा है या नहीं है? जी है। ठीक है, तो मुझे बताओ कि इस मासूम चेहरे का काफी लोगों ने फायदा उठाने की कोशिश की या नहीं, सब बहुत अच्छे रहे फराज के साथ? नहीं, बहुत सो ने फायदा उठाया होता है। तो अच्छा चलो फर्ज करो मेरा पता लगा कि ज़ीशान ने फायदा उठाया, ठीक है, मुंह पर आकर मुझे टॉन्ट करोगे या अल्लाह पर छोड़ दोगे कि अल्लाह बेहतरीन हिसाब करने वाला है? क्या करते हो? अल्लाह पे छोड़ देता हूँ। अल्लाह पे छोड़ देता हूँ। लेकिन कभी ऐसा हुआ कि आपको कोई वाकया ऐसा याद हो फराज को कि फराज ने कहा नहीं यहाँ पर मैंने अपनी हक के लिए फाइट किया था, कभी किया? नहीं, अभी ऐसा कभी भी नहीं किया। तो मुझे बताओ कि आप कितने बहन भाई हो? हम 4 बहन भाई हैं, 2 भाई 2 बहन। आपका मोबाइल नंबर नहीं बताना, एक दफा भाई ने मोबाइल नंबर बताया। आपका नंबर कौन सा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? थर्ड नंबर है। तो लाडले कह सकते हैं क्योंकि पहला लाडला होता है या आखिरी वाला लाडला होता है? बीच वाला तो ग्रेवी होता है। तो ये बताएं कि फिर आप किसके लाडले थे? अगर हम बोलते हैं अम्मी के, अब्बू के? अम्मी के लाडले। तो जिद करते थे फराज? बहुत कम। मैं SMS कर देता हूँ जिद का भी है ना, जिद तो वैसे लगता नहीं है भाई, ये बंदा कभी जिद करता होगा, ममता नहीं कर रही मेरी वाकई में आपके लिए। तो मुझे बताओ कि गुस्सा नहीं आता तो फिर क्या करते हो? मतलब इनकी बीवी बड़ी अच्छी रही है कि अगर इनकी बीवी ने इनको बोला कि फराज ने बोला मुझे खाना खिला, कल तो खाया था, ठीक है, कल खाया था, बेगम ने बोला तो कल खाया ही होगा, तो ऐसा मतलब फरमाइशी हो गई या नहीं होंगे? फरमाइशी अगर मना भी करते हैं तो खुद बना लूँगा। ये एक बात मैं बोलूँ यहाँ पर, ये मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये खुश मिजाज है, ये समझने वाला बंदा है। इसकी बीवी जो भी होगी वो बहुत नसीबों वाली होगी, क्योंकि ये वो नहीं कि मैं ब्याह के लाया तो इसका काम है काम करना। सही बात, हम जैसा नहीं है। मैं भी यही कहता हूँ कि मेरे जैसा नहीं है, लेकिन मसला ये है कि फराज विश यू बेस्ट ऑफ लक कि लेकिन एक चीज़ मैं ये ज़रूर कहूँगा एंडी भाई कि अल्लाह ताला इसका जोड़ भी ऐसी बंदी से बनाए, क्योंकि मसला ये होता है कि जब बहुत आप हंसमुख होते हैं, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिफाइन करते हैं फराज, कि आपने समझा कि नहीं अगर बेगम ने यहाँ कप रख दिया, अम्मी ने या बहन ने कप रख दिया, मैंने उठा के किचन में रख दिया, उसको धो दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप उस नेचर के हो, ठीक है। लेकिन जब बीवी ऑपोजिट नेचर की मिलती है ना, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। डर वर लगता है वैसे शादी का कैसे ना हो जाए? नहीं, ये कहते कि अल्लाह ने 4 हक दिए, खैर है। क्या सोचते हैं? एक ही करनी है, लेकिन मेरी जैसी ही मिले थोड़ा। अच्छा, फैसला किस पे छोड़ा फराज ने? अम्मी पे छोड़ा। चले आंटी जल्दी जल्दी इनके हाथ पीले करें, यहाँ से भी ले। अरे जी आंटी भाई, आप कितने मददगार हैं भाई, घर पे किचन में हंडिया वगैरह बना लेते? बिल्कुल नहीं।
कभी चम्मच भी नहीं मारा? नहीं। मतलब एक ऑर्डर होता है मुझे खाना ला दो। हाँ बस अगर बीवी ऐसी दी हुई है कि उसको पता होता है कि अब उसको क्या चाहिए। और अब ऐसा भी नहीं है, अब आपका चिकन खाने का दिल कर रहा है, उन्हें सब्जी बनाई है तो ऐसा नहीं होता ना? नहीं मतलब वो जो रोजमर्रा रूटीन होती है कि हाँ भाई क्या पकाना है। अच्छा आपसे पूछा जाता है? हाँ, तो वही होगा ना। अच्छा एंडी सब्जी वाले हैं, गोश्त वाले हैं, चिकन वाले हैं? ज्यादा सब्जी दाल। सब्जी दाल, हाँ वो सेहत भी आपकी माशाल्लाह वैसी है। अच्छा जी ये बताएं कि इकरा, हम बचपन में, या जब हम बचपन तो नहीं कहेंगे, 9th मैट्रिक की बात करेंगे, तो उसमें हम 14 अगस्त सेलिब्रेट करते थे। इकरा कैसे सेलिब्रेट करती थी? बचपन तो फिर बचपन था, झंडियाँ लगाना, पूरे घर को सजाना। तो ये नहीं बनाया टम्बा आपने कब बनाया था, मैंने भी ये पूछा कि बचपन में क्या किया था, मतलब किस तरह? बस यही, जब पूरा घर सजाती थी, अपनी तैयारी करती थी पूरी 14 अगस्त की, सारी चीज़ें डेकोरेशन करना, पूरा घर मतलब बहुत ज़्यादा भरना झंडियों से, मतलब लिमिट से ज़्यादा। सही। अब वो शौक नहीं है, पहले था जो था। अब जॉब है, जॉब से घर, स्टेटस लगाते 14 अगस्त नहीं फेसबुक भी यूज़ नहीं करते, नहीं करते, ठीक है, टाइम नहीं होता इतना, बस जॉब और जॉब से घर। जबरदस्त जबरदस्त। किचन में जाती हैं या वो भी? नहीं जाती हूँ, कभी कभी। जबरदस्त जी। फराज, हम लोग पिकनिक पे चले जाते हैं। तो आप जाते हैं ना घर को, किधर से जाते हैं? वो तो आप जा रहे हैं पिकनिक में। ये बताएं कि आप 14 अगस्त पे किस तरह सेलिब्रेट करते हैं? बचपन में कभी टैबलो में हिस्सा लिया, कभी वो मुंह पे पेंटिंग्स बनाई? आई डू लव टू मेक, मुझे झंडा भी बनाने का बड़ा शौक है, बुढ़ापा आ गया लेकिन ये शौक नहीं है मेरे। जी वो चीज़ें की हैं, घर में भी झंडियाँ वगैरह लगाते थे, घर में भी झंडे लगाते हैं अभी भी? अभी भी। तो कभी वो ऐसे आटे से बना के लगाई? नहीं हम वो वाली भी बनाई है। वो बनाई है पक्की बात, ये तो नहीं कहा अब्बू बंडल ले आते? नहीं वही लगाई। जबरदस्त, अच्छा बच्चा जी। ये सब किया है यार, किया है। अब तो खैर आपकी जनरेशन आ गई तो उनको करते हैं, ला के देते हैं, इनकरेज करते हैं कि ये चीज, क्योंकि 14 अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस भी मजहब से बिलोंग करते हो, 14 अगस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे फख्र होता है कि पाकिस्तान में जितने भी रहने वाले हैं वो यहाँ पर भी मौजूद, एंडी भाई, आप, फराज भाई और इकरा भी इससे इसको एक्सेप्ट करेंगे कि हमारे यहाँ जब 14 अगस्त आती है तो हम फिरका विरानियत में नहीं पढ़ते हैं। नहीं। आप क्रिश्चियन हैं, आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, झंडा हर घर पे होता है। हाँ, कभी ये नहीं कहते कि जैसे पड़ोसी मुल्क में मुसलमानों का कत्लेआम किया जा रहा होता है, तो ऐसी चीजें नहीं है। आपकी जो आपकी मजहबी त्यौहार हैं आप उसको आराम से बनाएं। इसीलिए हम कहते हैं कि पाकिस्तान को जब बनाया गया था तो आपको यही बताया गया था कि इसका वकार बुलंद कैसे रखना है, जिस पे ख्वाह हम इस वक्त काम नहीं कर रहे। हमारे यहाँ ज़्यादातर क्या होता है, पाकिस्तान जिंदाबाद, रात सारी फेसबुक यूज़ करेंगे, सुबह उठ के परेड का टाइम पता ही नहीं कब क्या होता है। तो ये थैंक्स टू रेडियो पाकिस्तान के मेरा एक टाइम उसके साथ गुजरा, और क्योंकि परेड जब कराची में होती है तो हमें अनाउंसमेंट्स करनी होती हैं, तो वो तमाम जितने भी आरजेस होते हैं वो वहाँ पर मौजूद होते थे। तो ये क्रेडिट रेडियो पाकिस्तान को जाता है, जिसने पहले अनाउंस किया था एंडी भाई कि आप रेडियो पाकिस्तान लाहौर के ट्रांसमिशन सुन रहे हैं। 1947 में पहला जो अनाउंसमेंट हुआ था पाकिस्तान बनने को, रेडियो पाकिस्तान को इसका शर्फ हासिल है। अच्छा जी, हम अब इकरा की तरफ आते हैं। इकरा ये बताएं कि कभी कमेटी डाली आपने चीज़ें खरीदने के लिए कि मैं 200 रुपये की, 500 रुपये की कमेटी डाली? एक बार डाली थी, एक दफ़ा डाली थी। तो फिर मतलब पहली ले ली थी या वो आखिर में ली थी? पहली ले ली थी, और फिर वो बाद में भरना बड़ा मुश्किल काम। तो क्या लिया था इकरा ने उससे? मैंने उससे मोबाइल लेना था, लेकिन मैं मोबाइल ले नहीं पाई थी, वो अम्मी को ज़रूरत थी तो वो अम्मी ने ले ली थी। तो उसके बाद फिर मैंने कभी नहीं डाली। लेकिन एक बात है ना, देखिए फिर आपने काम भी तो कितना अच्छा किया ना, तो वो चीज़ फिर आसानी ईजी हो जाता है। जी फराज भाई, कमेटी डाली कभी? जी डाली हम। वो आप तो लाखों में डालते हैं। ये बताएंगे कि मतलब क्या किया उस कमेटी से? उस कमेटी से अभी तो जमा ही कर रहे हैं। जहेज जमा कर अपने? कितना नेक सो करा देंगे। हाँ जी भाई। यार मैंने अपना पहले बीसी जो डाल के अपना साउंड कार्ड और माइक लिया था। अच्छा हाँ, बीसी बोलते हैं कमेटी को, राइट। जी जी जी, साउंड कार्ड और माइक लिया था। अच्छा एक चीज ये भी अच्छी नहीं होती वैसे, अगर आप तीनों से मैं पूछूं कि ये आपका ही पैसा होता है लेकिन आपको एक यकमुश्त मिल जाता है, हाँ, और आपको किसी का हाथ फैलाने नहीं पड़ते, तो आपको इरादा है एनडी भाई कमेटी डालने का? देखेंगे इस बार। मुझे तीसरा नंबर। अच्छा जी, ये बताएं कि अब हम इकरा से बात करते हैं। इकरा, फेवरेट पॉइंट अगर हम बात करें पाकिस्तान में, आपका कौन सा ऐसा फेवरेट पॉइंट है जहाँ इकरा जाना चाहती है, और अगर पाकिस्तान से बाहर जाना चाहेगी तो कहाँ? लाहौर। लाहौर, अच्छा जी। दूसरा फेवरेट पॉइंट मेरा यहाँ पर दो दरिया अक्सर मैं जाती हूँ। सही है। वहाँ जाके बंदा बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करता है। जब मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाती हूँ तो फिर मैं वहाँ का एक
चक्कर लगाकर ज़रूर मैं आते उसके हैं। साथ नहीं जाएगा जिसने आपको टेंशन दी है, फिर वो ऊपर ही मिलेगा इंशाल्लाह। जाना उसी के साथ पड़ता है। नहीं वो वाली बात नहीं, इस पर गुस्सा बहुत ज्यादा है ना, फिर बंदा कभी कभार धक्का भी दे देता है, क्योंकि 2 दरिया से तो फिर नीचे पड़ा, फिर अल्लाह ही हाफिज होता है जी। लाहौर और इस्लामाबाद वगैरह। आउट ऑफ कंट्री इकरा ने बताया नहीं, इकरा आउट ऑफ कंट्री का बताएगा, कौन सा मुल्क जाना चाहेंगी? दुबई। आप? सऊदी अरब। उमरा? माशाल्लाह माशाल्लाह जी। हाँ जी भाई, पाकिस्तान ही बेस्ट है भाई। पाकिस्तान बाहर नहीं जाना? जबर। अच्छा, पाकिस्तान में अगर हम आपसे कुछ पूछते हैं तो कौन सा शहर है जहां अभी तक एनडीए समझता है यार मैं यहाँ नहीं गया और मुझे जाना ही जाना है इस शहर? वैसे तो पाकिस्तान के कई जगहों पे गया हूँ, इस्लामाबाद, लाहौर और छोटे शहरों में भी गया हूँ, लेकिन कराची ऐसी बात नहीं है कहीं। हाँ, वो आप यहाँ, मैं भी इसको एक्सेप्ट करता हूँ कि जितने हमारे मजहबी त्यौहार हैं, जैसे रमज़ान करीम, मुहर्रम अल हराम, आपका कोई भी, इवन 14 अगस्त भी कराची जैसे सेलिब्रेट नहीं होता। और इसी के साथ ब्रेक का कार्य, जी जनाब बिल्कुल ब्रेक पर जाएंगे, और आपसे भी यही रिक्वेस्ट होगी कि झंडियाँ ज़रूर लगाएं घर पे, लेकिन जैसे ही 14 अगस्त ख़त्म होती है तो फिर उसको अक्सर देखा जाता है कि पाँव में झंडियाँ रुल रही होती हैं। ये भी आपका काम है कि जब झंडियाँ आप काम ख़त्म हो गया उनको लपेट कर या तो आप किसी शॉपर में डाल कर रखें या कहीं ऐसी जगह पे महफूज रख दें कि हो सकता है वो अगले साल काम आए। इसी के साथ एक वक्फा, आपसे मिलते एक वक्फे के बाद देखते रहिए प्रोग्राम मेरी कामयाबी। और जनाब वेलकम बैक। और जैसे कि हम आपको बता रहे हैं, जैसे प्रोग्राम में चीज़ें चल रही हैं और बताया ये जा रहा है आपको कि आज से ठीक 2 दिन बाद आप जश्न आज़ादी को सेलिब्रेट करेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ इन चीज़ों को हम फोकस रखें कि हमारी जो आज़ादी की तकरीबात हैं, जो भी हम ऑर्गेनाइजेशन हमने की है, घर के अंदर ऑर्गेनाइज किया प्रोग्राम को, उससे हमारा पड़ोसी या कोई भी ऐसा शख्स वो प्रॉब्लम का शिकार ना हो। हम इकरा से सवाल करेंगे, इकरा आज़ादी इसलिए मिली थी कि हम बाजे बजाएं, वो जो ना अजीब से बाजे आए हैं बड़े बड़े से, या साइलेंसर निकाल दें, किस तरह मनाना चाहिए आप बताएं? आज़ादी तो हमें इसलिए नहीं मिली थी कि हम और लोगों को परेशान करें अपनी वजह से, बल्कि हमें इसको बिल्कुल डिसेंट तरीके से मनाना चाहिए कि हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था, हम खुशी मनाएं, सारी चीज़ें सेलिब्रेट करें, लेकिन मतलब ये बाजे बजाना और ये सारी चीज़ें का बिल्कुल फजूल है। बिल्कुल जी, ऐसी चीज़ है जी। फराज भाई आप बताइएगा कि जो नौजवान अभी जवानी में है, तो मुझे ये बताएं कि आपने कभी साइलेंसर वगैरह निकाला? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जो साइलेंसर लड़के निकालते हैं या जो अजीब से बाजे, मैं तो बिल्कुल यही वर्ड यूज करूंगा, अजीब से जो बाजे, जो कि कानों में भी बहुत अजीब सी आवाज लगती है, तो उन लड़के, उन बच्चों और उन मर्द हजरात के लिए क्या बोलेंगे कि जो ये हरकतें करते हैं? बहुत अजीब लगता है। उनके पेरेंट्स को थोड़ा ख्याल करना चाहिए, उनको थोड़ा सिखाना चाहिए तरबियत के हवाले से। और बाप तो खुद विलियां मार रहे होते हैं, 14 अगस्त में समझ नहीं विली का कौन सा वन व्हीलिंग क्यों कर रहे हैं भाई? तो ये आपने कभी देखा? बहुत देखा है, 14 अगस्त वाले दिन विलियां मार रहे होते हैं। और आपने कभी बाजी? नहीं, मैं इतना शौकीन नहीं हूँ। अच्छा, वैसे बाइक चलाने का शौक है? बाइक चलाते हैं, साइलेंसर निकालते हैं, उस पर कपड़ा डाल देते हैं, आवाज नहीं आनी चाहिए। मेरी बाइक में ऐसा कोई सीन नहीं है। साइलेंसर है, लेकिन इतना मतलब जैसा जिस तरीके से 14 अगस्त वाले दिन होता है कि वो एक अलग ही साइलेंसर होता है। साइलेंसर होता ही नहीं है, इसलिए तो आवाज होती है, साइलेंसर होता आवाज नहीं होती है। हाँ जी आंटी भाई। नहीं यार, ऐसा कोई शौक नहीं है। नहीं, क्या फील करते हो जब वो अजीब से बाजे देखते हो, उनकी आवाजें सुनते हो, या साइलेंसर निकाल के लड़के और फिर अजीब सी रेसें दे रहे होते हैं? अजीब सी रेसें होती हैं, फिर उसमें बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये पूरे अपना दिखाया जाता है दुनिया के अंदर, और बहुत सारे ऐसे हादसा होते हैं, जैसे पिछली दफा भी 14 अगस्त पे हुआ था। बिल्कुल, लेडीज के साथ बदतमीजी होती है और तरह तरह की, और फिर बेचारों को लितर जो पड़ते मुर्गे बने होता है। वो जो अगले दिन तस्वीरें आ रही होती हैं, जो अब ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है आपको, फिर वो चीजें देखिए कि आपकी। अच्छा एंडी भाई, मैं हमेशा ही से ये कहता हूँ कि वहां पर फिर आपकी जात नहीं, आपकी फैमिली को बोला जा रहा होता है। कितनी गंदी फैमिली से है, हालांकि उतनी ही दर्दों से आपकी माँ ने आपको पैदा किया है, उतनी ही मुसीबतों से आपके वालिद ने आपको बड़ा किया है, आपकी छोटी सी छिछोरी हरकतों से आपकी पूरी फैमिली बदनाम हो जाती है। तो इन चीजों से गुरेज करना चाहिए। क्या कहेंगे फराज आप? जी बिल्कुल ऐसे ही है, इन चीज़ों से थोड़ा गुरेज से ऐसे ही बोल रहा हूँ, आप भी बोले, मैं आप चाहता हूँ कि आप बताएं, मैं बिल्कुल चुप हूँ, मुझे काम में बोला जा रहा है, तुम बहुत बोल रहे हो। फराज भाई से बात कर, बोले फराज भाई। जी ऐसा ही है, इसको थोड़ा चेंज करना चाहिए इस माहौल को। कैसे चेंज, ये बताएं। थोड़ा अभी कोर्ट से भी कुछ इंस्ट्रक्शंस आई हुई हैं कि इस पे पाबंदी लगनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नहीं देखिए, जब कोर्ट से पाबंदी का इनकाद तब होगा जब आपकी सराउंडिंग में जो लोग हैं ना, वो उस चीज़ को
पकड़े, पुलिस वाले खड़े हैं, मेरे पास बाजा है, तोड़ दे, साइलेंसर नहीं है, बाइक के टायर पंचर कर दे, वहीं खड़ी कर दे। लेकिन जब ये लाइन से चीजें देखें, इनिशिएटिव आपको लेना पड़ता है। आप जब क्लास में एंटर होते हैं, आप नर्सरी से ज्वाइन किया था या डायरेक्ट मास्टर्स कर लिया था? नर्सरी से ज्वाइन किए थे। स्टेप बाय स्टेप चले ना, जब आप इनिशिएटिव लेते तो उसका इम्पैक्ट चीजों का आता है कि नहीं यार ये गलत है। जी जी। आप ये बताएं, सऊदीया में चोरी क्यों नहीं होती है? चोर तो वहां पे भी हैं, हाथ काट दिए जाते हैं, सरेआम हाथ काटे जाते हैं। वहां छुपा कर हाथ नहीं काटते, मैंने किया तो सरेआम आप सबको जमा करेंगे, मेरे हाथ काट देंगे। उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होगी ऐसा काम करने की। यही कानून अगर हम यहां पर लागू करते हैं तो फिर चीजें, लेकिन यहां पर मैं जरूर कहूंगा कि अगर कोई कानून लागू करने वाला, ख्वाह वो ट्रैफिक पुलिस वाला है या आपके पुलिस है या रेंजर्स है, रेंजर्स के आगे तो सब चुप हो जाते हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस और पुलिस के आगे चुप नहीं होते। ये हमारी यहाँ पर कहते हैं ना कि बदहाली है। क्योंकि अभी जो एक बच्चा शहीद हुआ जिसके 5 दिन पहले शादी थी, पुलिस एहलकार था, वो भी अपने माँ बाप का लाडला था, लेकिन हमारे लिए उसने जान दी ना। जब पुलिस कहते हैं कि डकैत लूट कर जा रहे थे तो फ्रंट लाइन पर आए, उसको गोलियां लगे, वो शहीद हो गया। तो अब ये देखिए कि वो कितनी कुर्बानी देते हैं और हमें उन लोगों को सैल्यूट करना चाहिए। और मैं जरूर ये कहूंगा कि जो हम इतने बाजे बजाते हैं ना फजूल का, उसी के पैसे जमा करके अगर हम एक एक बॉक्स भी बिरयानी का उनको पकड़ाए ना तो उनका हौसला बुलंद होता है। क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा कैसा फराज भाई, ये तो बहुत है, इसके आगे भी कुछ होगा। चलो आप सोचा, मैं इकरा से पूछता जी। जी बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए, सही कह रहे हैं। नहीं मतलब आपका क्या, आपको कैसा लगता है कि अगर हम, ठीक है हमने झंडा लगा लिया, झंडियां लगाने से हमें पाकिस्तान नहीं मिला था, लेकिन जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं, इवन दो उसमें आपकी सिविल फोर्सेस यानी आपका जो ट्रैफिक वार्डन्स है, ट्रैफिक पुलिस है, अगर एक एक डब्बा भी हम 4 बंदे मिलके जाएंगे, 4 बंदों को खाना मिल जाएगा, पेट भर के खाएंगे, अल्लाह भी खुश होगा और उनका जज्बा बढ़ेगा कि हमारा जो शहर कराची है, शहर कायद के लोग हैं, वो हमारी सर्विसेज को एक्सेप्ट करते हैं। क्या बनेगा? बिल्कुल ऐसा ही है, ये बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि झंडियाँ लगाने से हमें कुछ नहीं मिलता, बल्कि हमारा जहाँ पे हम इतने पैसे वेस्ट करें वहाँ पे अगर हम ये काम कर लेंगे तो वाकई अल्लाह पाक से सवाब भी मिलेगा और फिर उनके दिलों में भी जगह बनेगी कि कराची में लोग हैं, मतलब जो हमारी कदर करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी मैंने 10 मुहर्रम पे देखा एंडी भाई कि जुलूस जा रहा था और जुलूस से जो है कुछ लोग रुके। अच्छा, क्योंकि हालात खराब हैं तो लोग समझते हैं कि कुछ लूटा मार होने वाली है। वो लोग उतरे, उन्होंने फुल टाइम रेंजर्स और पुलिस का घेरा किया, उन सबको खाना दिया, साथ ही पानी दिया और साथ ही जूसेस दिए, ठीक है, और वो हाथ वाले पंखे दिए कि भाई गर्मी बहुत है। तो इससे जो उनके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी ना, वो एडमायर करने वाली थी। और इसी तरीके से इंसान आगे बढ़ता है। जी इकरा, अब मुझे ये बताइएगा कि इकरा कि आज जो कामयाबी है जहां तक पहुंची, इसमें इकरा किसको कहती है कि अम्मी सपोर्टिव है, अब्बू सपोर्टिव है, या एक शख्स जो आपकी जिंदगी में आपके साथ जुड़े, शिराज नाम है शायद उनका, वो आपके लिए लकी साबित हुई? क्या कहेंगे? शिराज ने वाकई मुझे बहुत सपोर्ट किया है इसमें। अगर मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ था तो शिराज था। मैं जब नई निकली घर से, मुझे बाहर का कोई हाव नो नहीं था कि मैं किस तरह जाती, मुझे रास्ते नहीं पता थे, मुझे बाहर के लोगों के बारे में नहीं पता था। दूर से रास्ता देख के बताता ना कि इतना लंबा आदमी अगला रास्ते में क्या होता है। मैं मतलब सपोर्ट उसने मुझे बहुत किया कि मेरे साथ खड़े रहना, चाहे एक आवाज़ पर मेरी आना, मतलब हर चीज़ में, अच्छे बुरे में, हर चीज़ में मेरे साथ खड़े रहना, बहुत साथ दिया उसने मेरा, जो मैं आज यहाँ तक पहुँची हूँ। तो आप मानती थी? क्योंकि वो गुस्से वाला तो बहुत लगता है, मैं भी डर के बात कर रहा हूँ, शिराज भाई सवाल यार बोल रहे हैं। तो मतलब आप मानती हैं उनकी बात? वैसे उनकी एटीट्यूड तरह से मानना पड़ेगा मुझे, है ना? मानती भी हूँ, मनवाती भी हूँ। मनवाना तो देखिए, मनवाना ये मोहब्बत होती है। बिल्कुल। अगर वो इस एटीट्यूड में आपका मान रहा है तो वो दिल से आपको मोहब्बत करते हैं, ये तो बात छोड़ दें। आप उनकी बात कितनी मानती है? मैं उनकी बात मानती हूँ। मतलब अगर फर्ज करें कहीं शूट हो रहा है, वो कह रहे हैं कि यहाँ नहीं जाना, तो एक्सेप्ट करेंगी? बिल्कुल करूंगी। तो आप अपनी कामयाबी का वालिदैन के बाद शिराज भाई को बोलते हैं, बस उनको चाय में थोड़ी सी चीनी ज्यादा दिया गया है, उनको चीनी की बहुत जरूरत है। जी भाई। मैं अपनी कामयाबी में अपनी मदर को क्रेडिट देता हूँ, क्योंकि वो हर जगह सपोर्टिव है। सबसे पहले तो हम स्टडीज का पूछ रहे थे ना आपसे, कितनी स्टडी की मेरे भाई ने? मास्टर्स किया हुआ है। मास्टर्स किया हुआ है? इतने दुख में क्यों किया? थोड़ा हंसी में कर लेते। कोई किस में मास्टर्स किया आपने? मैंने मैथमेटिक्स में। अच्छा, तभी ऐसे हो मैथमेटिक्स वाले तो अलजेब्रा लगा ये फार्मूला, अच्छा फार्मूला खुल के भी वैसे ही होता है, समझ नहीं आती उसकी। तो सही जा रहे हो आप। तो मुझे ये बताओ कि अब आप मॉडल हो, आप एक्टिंग की दुनिया में कदम रख रहे हो, ग्लैमर की दुनिया में हम सोच रहे हैं, लेकिन उसके अलावा आप वैसे क्या जॉब करते हो?
मैं सप्लाई चेन में जॉब करता हूँ। सप्लाई चेन में जॉब करते हैं। तो आज जिस मुकाम पर आप हैं, इसमें पहुंचने में कितनी दुश्वारियों का सामना आपको है? इसमें बहुत स्ट्रगल्स किए हैं। पहले सिराज भाई आपके साथ तो नहीं होंगे ना? नहीं, ये बताएं कि आपने क्या क्या किया? मैंने पहले जो है मार्केटिंग एजेंसी थी, वहाँ पे जॉब करना स्टार्ट की। ठीक है। फिर एक रिटेल इंडस्ट्री थी, वहाँ से स्टार्ट लिया। फिर अभी एक और रिटेल इंडस्ट्री थी, मेरी लाइन चल रही है। ठीक है, रिटेल इंडस्ट्री ने आपको बूस्ट दिया जी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब पहली जॉब, मतलब पहली फर्म जब ज्वाइन की, फिर सेकंड रिटेल को ज्वाइन किया, फिर थर्ड रिटेल को ज्वाइन किया, तो इससे पहले वाली दो में कभी गुस्सा देखना पड़ा किसी का, या समटाइम ऐसा होता है कि आप एंड ऑफ द क्लॉक होते हो काम के और वहां पर काम खराब हो जाता है, कभी ऐसा हुआ? जी। तो उसको फिर कैसे हैंडल किया, या एक्सेप्ट किया कि नहीं मैं यहाँ गलत था? जी, एक्सेप्ट किया अपने मैनेजर के सामने कि मुझसे हुआ है वो ये, तो उन्होंने सॉल्यूशन बताया मुझे। सही, तो एक्सेप्ट किया आपने उसको। तो ये मुझे बताओ फराज कि इस स्टेज तक आना आसान तो नहीं होगा? जी, थोड़ा दुश्वार था। पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर। जी। ये तो ऐसे में ऐसे सवाल कर रहे हैं, बीमार ये डॉक्टर नहीं, दवाई ले रहे हैं, ये खा ले रहे हैं, इंजेक्शन। जी फराज बताएं आप, कंटिन्यू। तो मुझे ये बताओ कि कभी ऐसा मौका भी आता, देखो फराज, हर इंसान के अंदर ना एक मैं होती है कि नहीं यार हर जगह मैं ही क्यों गलत हूँ। तो फराज ने कभी अपने लिए बोला कि नहीं सर हर दफा मैं क्यों गलत हो जाता, ये मेरा ही काम क्यों गलत होता, कभी ऐसा सवाल किया? जी, होता है, ऐसा बहुत दफा होता है। तो फिर हर इंडस्ट्री में हो रहा है। तो आपके फिर कुछ देखो, जहां पर आप ऊपर जा रहे हो तो वहां पर टांगे खींचने वाले बहुत हैं, या वो चाहते हैं कि आपको गिराकर आपकी लाश के ऊपर से वो अपना मकबरा बना लें। सही बात। ये बताएं कि ऐसे लोगों से आपका पाला पड़ा? जी, बहुत पड़ा है और अभी भी पढ़ता रहा है। मुझे क्यों देख रहे भाई, मैंने ऐसा नहीं, आपने नहीं किया। चले एंडी की तरफ आते हैं। एंडी, क्योंकि आप मॉडल प्रमोटर हो, आप मतलब प्रोडक्शन की तरफ हो, कभी किसी ने सीढ़ी बनाई आगे निकला और भूल गए? ऐसे तो बहुत सारे हैं। सही, नाम नहीं लेना, बुरी बात है, तो पैदल टूटेगा। लेकिन ये बताओ कि अब जब वो आकर आपको क्रॉस करते हैं आगे से, क्योंकि ये सफर आसान नहीं था, ऐसा ही है ना, क्योंकि आपको लोगों से पहले तो पीआर बनानी पड़ती है, पीआर बनाने के बाद फिर क्योंकि जब एक स्टेज पर पहुंच जाते हैं तो फिर नखरे दिखाते हैं, आपकी बात खराब होती है, उस बंदे की बात खराब नहीं होगी। आप अगर मुझे कहीं रेफर करते हो तो बात आपकी खराब होगी, मेरी खराब नहीं होगी, ठीक है? तो फिर इस मुकाम तक आने में मुझे ये बताओ कि एंडी ने कितने पापड़ बेले? बहुत थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेन करो ताकि देखने वालों तक ये मैसेज है कि हर फील्ड में, चाहे वो ग्लैमर की दुनिया हो, वो वर्किंग इंडस्ट्री हो, वो ब्यूटिशियन हो, वो मार्केटिंग हो, सब में आपको पापड़ बेलने पड़ते हैं। हकीकत है, कहीं पर भी शॉर्टकट्स नहीं होते। आप जब जिस पे उम्मीद लगाते हो कि या कोई आपसे उम्मीद लगाता है और वही आपको कहीं ना कहीं कंट्रास्ट मार जाता है, कहीं ना कहीं धोखा दे देता है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि फर्ज करो आपको, मैंने अपनी बात कर रहे थे, मैं किसी पे बात नहीं करता, आपने मुझे लॉन्च किया, सब कुछ किया, उसके बाद मैं एक प्रोग्राम पे बैठकर बोलता एंडी, अच्छा एंडी कोई है, ये एक चीज हो चुकी है ना, तो मुझे ये बताओ कि उसका रिएक्शन क्या होता है? बस इस पे यही कहेंगे कि खुदा हाफिज। नहीं, एक बात मैं आपको भी बताऊं एंडी, कि जो अपने मोहसिन को बोलता है ना, वो दरअसल अपने लिए गड्ढा खोद रहा होता है। हकीकत वो जब उस गड्ढे में गिरता है ना तो मोहसिन के दिल से भी उतर चुका होता है, मोहसिन उसके हाथ नहीं थामता। अक्सर मैं लोगों से ये बात कहता हूँ कि आज जो करके जा रहे हो कल वो लौट के आएगा। ऐसे ही है, और उसकी शक्ल आप अंदाजा नहीं लगा सकते, वो किस हुलिये में आएगा, किस रूप में आएगा। ऐसे ही है, और ऐसे ही है। और पहले तो एंडी, अगर मैं आप तीनों इस बात से एग्री करोगे कि पहले ये कहते थे कि अभी बोगे आखिरत में काटोगे, अब तो 1.5-2 महीने बाद सामने आता है, तो टाइम नहीं लगता। अमल जिसे कहते हैं, मफकाते अमल, लेकिन बहुत फास्ट वाला अमल हो जाता है। वो वाली बात है ना, इधर तीर गाड़ो उधर महबूब आपके कदमों में, अक्सर दीवारों पे भी लिखा होता है। तो वैसे ऐसा कुछ है नहीं, अभी है। तो ये चीज होती है एंडी कि जिंदगी में अपने मोहसिन को नहीं भूलना चाहिए। और मैं इसीलिए थैंक्स एंडी का भी करूंगा कि जब भी मैंने इसको कॉल किया, शॉर्ट नोटिस पर भी कॉल किया, तो इसने बंदे अरेंज करके दिए। थैंक यू एंडी फॉर दैट। और ये दोस्ती, ये प्यार मुझे आगे तक चाहिए। अब ऐसा ना तुम्हारा भी प्रोग्राम ऑन एयर हो रहा है तो मुझे ब्लॉक कर दो। तो ये चीज होती है कि आपका अच्छे लोगों का मिलना, मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी एक अच्छी टीम बन जाए ना, तो आप लड़ते भी हो, झगड़ते भी हो, आप आर्ग्यूमेंट्स भी करते हो,
लेकिन आप प्यार मोहब्बत से साथ भी रहते हो। हकीकत। तो ये चीज मुझे भी चाहिए और अल्लाह ताला हमारा इस साथ ऐसे ही कायम रखे। अच्छा जी इकरा, मुझे ये बताओ कि अब लाइफ में वो क्या ऐसी चीज है जो इकरा ये कहती है कि अगर हालात बुरे थे तो लोगों ने ताने दिए, लेकिन इकरा आप कहती है कि मैं उसको करके दिखाऊंगी, वो क्या ऐसी चीज है? कोई है? बिल्कुल है, लेकिन मतलब मैं बता नहीं सकती, लेकिन अब वो ऐसी चीज़ है। मतलब एक वो था बहुत टाइम से कई लोग लाइफ में आते हैं जो आपको आके बीच बीच में मतलब एक टॉर्चर कह लें कि करते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, ये हम करने नहीं देंगे। तो अब वो मैं कहती हूँ कि सालों मैंने उनको छोड़ दिया कि ठीक है जो चल रहा है ठीक है चल रहा है, लेकिन अब वो मैं कहती हूँ कि मैं करने नहीं दूंगी। जबरदस्त, ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा इकरा, मुझे ये बताओ कि जब आपने ब्यूटिशियन की फील्ड में आई तो आपने प्रॉपर्ली मेकअप को सीखा, ठीक है? तो कुछ लोग होते हैं जो कि पुराने होते हैं, किसी भी सैलून पे कह लें या किसी भी इंडस्ट्री में कह लें, तो आप जितना भी अच्छा काम करें लेकिन कुछ ना कुछ नुक्स निकालते हैं लेग पुलिंग करने के लिए। तो ऐसे इकरा ने कैसे फेस किया? क्योंकि आप कहती हैं आप गुस्से की भी बहुत तेज हैं। गुस्से की मैं बहुत तेज़ हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे खामोश हो जाती हूँ। मैं मतलब किसी को उसकी बात का रिप्लाई देने का कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर कोई कुछ कह भी रहा है तो ठीक है, क्योंकि ये बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं। लेकिन आप इसको मानती हो कि अपने काम से मार देती हूँ? मैं काम से मार देती हूँ। जबरदस्त जी। फराज, लेग पुलिंग जब हो रही होती है, फराज को पता है कि बड़ी फजूल सी हरकत हो रही है, लेकिन इस बंदे की आदत है, तो वहां फराज का क्या रिएक्शन होता है? रिएक्शन बहुत बुरा होता है, क्योंकि रिएक्शन में बोलते हो कुछ या चुप हो जाते हो? क्योंकि आपकी तबीयत तो मुझे नहीं लग रही कि आप आंसर करते होगे। बहुत कम बोलता हूँ, मतलब अल्लाह पे छोड़ देता हूँ, ये वाला सीन है। बेस्ट तरीका। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि जो आज का दौर चल रहा है ना, सोशल मीडिया दौर है, आपको फौरन से पहले न्यूज मिल जाती है कि क्या हुआ, कहाँ पर क्या हुआ। तो यहाँ पर बोलने का अपने अंदर एक जज्बा डालो। मैं ये नहीं कहता कि आप पहले डंडासा लेके वो सुल्तान रही बन के शुरू हो जाए, कौन सी हो या कितने लोग सन, वो नहीं, लेकिन आपको अपने राइट के लिए जब तक आप खुद नहीं बोलोगे कोई दूसरा नहीं बोलेगा। ये दुनिया का आजकल का एक कानून फितरत बन चुका है कि जो चुप है उसको और दबा दो। गेटिंग द पॉइंट? तो आपको अपने लिए खुद डिसीजंस लेने, जैसे कि एंडी आपके साथ बैठे हैं कि अब एंडी अब ऐसे ही मामला है कि हो तो हो, नहीं हो तो खुदा बिद। ऐसे मैं कोशिश करता हूँ कि देखता हूँ कि इसकी हद क्या है, कि ये इसके ऊपर भारी पड़ता है या ये इस पे भारी पड़ता है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो मना करने के बावजूद भी लोग करते हैं। ठीक है जी। इसी के साथ वक्त का नहीं पता चला और कहाँ वक्त गुजर गया, तो मैं चाहूंगा इकरा से सबसे पहले, इकरा क्या मैसेज देना चाहोगी? कैमरा आपके सामने है, ऑडियंस को, देखने वालों को, अपनी फैमिली को और गुस्से वाले भाई शिराज को क्या मैसेज देना चाहोगी? सबसे पहले हम ऑडियंस से बात करें तो क्या कहना चाहेंगे आप? 14 अगस्त के हवाले से बात करूंगी कि लोगों को तंग करने के बजाय आप सुकून से, तसल्ली से, जैसे अभी हमने बताया कि एक तरीका ये भी है, बाकी जो आपको अलग तरीके अपने खुद सही लगे उस तरीके से आप 14 अगस्त सेलिब्रेट करें, लेकिन बाजा बजाए बगैर। बिल्कुल। अम्मी अब्बू के लिए क्या मैसेज? अम्मी अब्बू के लिए बस इतना है कि वो हमेशा साथ हैं और हमेशा उनकी दुआएं साथ हैं। उससे ज़्यादा उनके लिए उनसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी दुआएं सबसे ज़्यादा हैं। वही कहते हैं ना कि वालिदैन की दुआएं उस खजाने से बहुत बेहतरीन होती हैं, जो कि खजाना तो आपके पास होता है लेकिन आपकी आखिरत नहीं संभालता। बिल्कुल, और उनका होना भी बहुत होता है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। शिराज भाई के लिए क्या? शिराज के लिए भी बस इतना ही कहना है कि जब तक ये मेरे साथ है, बल्कि जब तक नहीं इसको तो होना ही मेरे साथ है। माशाल्लाह, ये धमकी आप दे रही हो जब तो इसको तो होना ही मेरे साथ है। तो क्या कहेंगे? बिल्कुल शिराज के लिए बोले। बस जैसे बस हमेशा हम साथ खुश रहें, कभी भी हमें किसी की भी बुरी नजर ना लगे, बस मैं इतना कहूंगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बोल सकती हैं आसान लफ्जों में, आसान कर दूं कि मेरा लिबास है तू, तेरा लिबास हूं मैं, ऐसे ही है। जबरदस्ती। बिल्कुल। फराज भाई क्या कहना चाहेंगे देखने वालों को? मैं ये कहना चाहूँगा कि 14 अगस्त आप लोगों को बहुत मुबारक हो, और बिना बाजे बजाए और साइलेंसर निकाले 14 अगस्त मनाएं घर में। पीसफुल तरीके से। अम्मी अब्बू के लिए क्या कहना चाहेंगे? अब्बू तो नहीं आपके, लेकिन अम्मी के लिए क्या कहना चाहेंगे? अम्मी के लिए बहुत सारी दुआएं, सही, और मेरा प्यार। और कोई ऐसी एक बात जिससे अम्मी परेशान हो फराज से, वो बताएं क्या है? ऑनेस्ट। मेरी शादी की नहीं परेशान है तो अब आप कल मेहंदी लगा के घर पे आएंगे। और जो आने वाली हैं, जो हमारी भाभी आने वाली हैं, जो भी कहीं ना कहीं तो होंगी ना, तो उनमें आप एक क्वालिटी जो कि शिराज उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, वो क्या है?
कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। मतलब खाने पकाने की सुगड़ होनी चाहिए या मैं खुद पका लूंगा, कुछ एक चीज होती है ना कि मुझे कमरा क्लीन चाहिए, मेरे कपड़े आयरन हुए हुए चाहिए, या आपको मसला नहीं, बस बीवी आ जाए। बस यही है कि घर को संभालने वाली हो। सही, मतलब डिसिप्लिन वाली जी। भी हो। तो जी बिल्कुल, जो भी इस प्लॉट पर कब्जा करना चाहते हैं वो ये चीज रखेंगे, आपको डिसिप्लिन करना जरूरी है। थैंक यू वेरी मच जी एंडी भाई। सबसे पहले आवाम के लिए क्या मैसेज है, कैमरे में देखकर बोलिए। आवाम से मैं यही कहूँगा कि मतलब अपना जो भी 14 अगस्त का दिन है उसको एक तरीके से मनाया जाए, और जो बाहर दुनिया को दिखाया जाए कि पाकिस्तानी ये है। हमारे बारे में लोग बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, ऐसा ही है देखने के बाद, बस ये चीज़ें बाहर मुल्कों में ना जाए। बिल्कुल। अम्मी अब्बू के लिए क्या पैगाम? बस अम्मी से यही दुआ है कि बस वो हमेशा मेरे साथ रहे। अच्छा, एक बुरी आदत जो अम्मी परेशान है जैसे एंडी से? यही कि मतलब रातों को देर से आना और बेवजह किसी को भी कहीं भी पहुंचा देना बेमकसद। सही। अक्सर वो मुझसे बोलती हैं कि इसको पहुंचाने का आगे तुझे क्या फायदा। सही। मैं बोलता हूँ छोड़ो, जाने दो बस। ऊपर रख तो बैठा है ना। हकीकत। भाभी के लिए क्या मैसेज है? उसके लिए तो यही है कि बस अगर फिर कभी किस्मत में हम दोबारा हुए तो वही हो बस। जबरदस्त, ये सबसे बेस्ट मैसेज है। और इसी के साथ आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये चाहूंगा कि आपको कोई भी बात बुरी लगी हो तो मुझे दिल से माफ कीजिएगा। इकरा, आप, फराज भाई, आप, एंडी, आपसे तो लड़ाई झगड़ा चलता ही रहेगा लेकिन फराज भाई आपको आई होप कि कुछ बुरा ना लगा हो। नहीं, पक्की बात है? जी। बाद में ऑफ रियल में बोलेगा ठीक है इकरा, आपने भी एंजॉय किया। आई होप अल्लाह ताला आप तीनों को बहुत कामयाब करे। और बिल्कुल जनाब, जाते जाते मैं भी ये कहूंगा कि 14 अगस्त को मनाइए इस तरीके से कि अगली 14 अगस्त का हर एक को इंतजार हो कि पाकिस्तानी क्या करेंगे। ये ना हो कि उन्हें पता हो कि आज इन्होंने बाजे बजाए हैं और कल ये नगाड़े बजाते हुए बाहर आएंगे। हमें अपनी अजीम कुर्बानियों को याद रखना है कि जब पाकिस्तान ट्रेन पहुंची थी तो उसमें कुछ ही लोग मौजूद थे, बाकी सबके सर कलम कर दिए गए थे। उस ट्रेन का आना आपको याद होना चाहिए कि जब वो लाहौर स्टेशन पर पहुंची थी तो कितना खून था उस ट्रेन में कि अगर हम और आप शायद उस वक्त पर होते तो हम जिंदा भी ना होते। कि उस वाकये को देखने के बाद बस यही कि अमन और पैगाम के साथ इस मुल्क को बनाया गया, और जब इस मुल्क को बनाया गया तो यही एक मैसेज दिया गया कायद मोहम्मद अली जिन्नाह साहब की तरफ से कि आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, आपकी जो भी रिस्पेक्टिव चीजें हैं, आपको खुली आज़ादी है कि आप उसको एंजॉय करें, और अपनी दर्सगाहों पर या अपनी इबादत के मुकामात पर आपको खुली आज़ादी होगी जाने की। इसी मैसेज को आगे लेकर जाना है, और जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि पाकिस्तान को जब तक हम रोशन नहीं करते तब तक हमारा वकार बुलंद नहीं होगा, तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब ग्लोबल पाकिस्तान का नाम सरफहरिस्त होगा। मुझे, मेरी टीम को, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह 14 अगस्त में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।